एक वक्त था जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कोई भी फिल्म रिलीज होती थी तो टिकट मिलना मुश्किल हो जाता था और हफ्तों पहले टिकट्स बुक करनी पड़ती थी। और एक आज का टाइम है। आज मैं थिएटर में विश कर रहा था कि कुछ तो लोग आ जाएं। सच में थिएटर एकदम ही खाली था। टोटल 10 लोग थे थिएटर में। और ऐसा हो भी क्यों ना, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज की क्वालिटी डे बाय डे इतनी गिरी है कि अब एमसीयू की मूवीज को लेके वैसी एक्साइटमेंट ही नहीं होती। मैं स्कूल टाइम से एमसीयू की मूवीज देख रहा हूँ, स्कूल कॉलेज वर्क। पता है 9 होम तक मैंने एमसीयू की हर एक मूवी थिएटर में देखी है। पर उसके बाद फिर डिज्नी प्लस आ गया और एक के बाद एक मीडियोकर टीवी शोज और फिर थिएट्रिकल मूवीज भी कभी लव तो कभी ब्लंडर होने लगी। एमसीयू का एक अच्छा प्रोजेक्ट आता है तो उसके बाद लगातार 4-5 अनबेरेबल प्रोजेक्ट्स आते हैं एंड इट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन। और इन मूवीज की क्वालिटी इतनी डाउन जाने लगी कि अब मैं एमसीयू की बहुत ही सेलेक्टिव मूवीज को थिएटर में देखता हूँ। लास्ट में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 देखने गया था एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। उसके बाद में आज कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड देखने गया था। मैंने डेडपूल एंड वुल्वरीन भी डिज्नी प्लस पे देखी है। एक तो एक्समैन मूवीज उतनी अच्छी नहीं है सो उनमें मैं ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं हूँ और वैसे भी मुझे डेडपूल मूवीज वन टाइम वॉच ही लगती है। नॉट अ बिग फैन ऑफ डेडपूल ह्यूमर। कंटेंट सारा देखा है पर डिज्नी प्लस पे, क्योंकि इतने सारे शोज को देखने में, मूवीज को देखने में टाइम तो लगता है और हर बार जब एक नई मूवी, एक नया शो आता है तो पिछला बहुत कुछ देखने को होता है। और थिएटर में इतने कम लोग थे, ये वाला पॉइंट मैंने इसलिए रखा क्योंकि एक चीज मैंने रिसेंटली नोटिस करी है कि एमसीयू जब शुरू हुआ था तो इन मूवीज को देखने कितने सारे बच्चे जाते थे और हम सब भी तो बच्चे ही थे और हम सब बड़े हो गए। और मार्वल मूवीज अभी भी किड्स ओरिएंटेड ही होती हैं पर थिएटर्स में बच्चे रेयरली देखने को मिलते हैं। अरे बच्चे तो छोड़ो, ऑडियंस ही रेयरली देखने को मिलती है। दैट मीन्स कि एमसीयू को न्यू ऑडियंस नहीं मिल रही। दैट शोज कि एमसीयू की मूवीज की क्वालिटी कितने नीचे गिर गई है। और यही रीजन है कि मैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को लेके इतना एक्साइटेड नहीं था और ऊपर से इसके टीजर ट्रेलर भी इतने एक्साइटिंग नहीं थे, इतने अच्छे नहीं थे। ट्रेलर से ही मूवी मीडियोकर लग रही थी और मैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को 0 एक्सपेक्टेशंस के साथ देखने गया था, फिर भी डिसअपॉइंट होकर बाहर आया। और मैं ये मूवी देखने भी इसलिए गया था क्योंकि ये कैप्टन अमेरिका की मूवी है एंड आई लव कैप्टन अमेरिका। वो बात अलग है कि सैम विल्सन एज कैप्टन अमेरिका कैसे लगते हैं मुझको। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में क्या अच्छा है और क्या क्या बुरा, और सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका होना चाहिए या नहीं। पर सबसे पहले ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि पॉप कल्चर से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो बिना कोई समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत नेगेटिव पॉइंट से करते हैं। वैसे भी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में पॉजिटिव बहुत कम है तो उन्हें एंड में डिस्कस करेंगे। पहले आराम से डिटेल में नेगेटिव्स को डिस्कस कर लेते हैं। मैं 0 एक्सपेक्टेशंस के साथ ये मूवी देखने गया था और फिर भी डिसअपॉइंट होकर बाहर आया। और डिसअपॉइंटमेंट का आइडिया तो मूवी के फर्स्ट 5 सेकंड में ही लगना शुरू हो गया था। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवी है और मूवी की शुरुआत में कोई फैनफेयर म्यूजिक ही नहीं है। सच में ये कितना अजीब लगता है, मानो जैसे स्टूडियोज और डायरेक्टर दोनों को ही पता है कि उन्होंने अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाया है तो उन्होंने सोचा कि ज्यादा मेहनत क्यों करनी। सीरियसली स्टार्टिंग में कोई फैनफेयर म्यूजिक ही नहीं है, बस कुछ सेकंड के लिए मार्वल स्टूडियोज लिखा हुआ आता है एंड दैट्स इट, मूवी शुरू हो जाती है। और जब हम फैनफेयर म्यूजिक की बात कर रहे हैं तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बैकग्राउंड स्कोर की भी बात कर लेते हैं। इस मूवी का स्कोर ना के बराबर है। म्यूजिक में कोई ऊम्फ ही नहीं है, कोई फीलिंग ही नहीं है। कभी फील ही नहीं होता कि आप एक कैप्टन अमेरिका मूवी देख रहे हो। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर वन ऑफ माई फेवरेट एमसीयू फिल्म है। उसमें जब कैप्टन अमेरिका लिफ्ट से कांच तोड़कर कूदता है उस समय क्या अल्टीमेट म्यूजिक है, उसको कहते हैं म्यूजिक। क्या अल्टीमेट फील आती है, उस टाइम लगता है कि हाँ आप एक कैप्टन अमेरिका मूवी देख रहे हो। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सच में उस सीन में जब क्रिस इवांस लिफ्ट का शीशा तोड़ के कूदते हैं तो सच में दिल से आवाज आती है कि यस गो कैप्टन अमेरिका गो। म्यूजिक के नाम पे पता है इन्होंने क्या किया है? इन्होंने किया है हे 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 कैप्टन अमेरिका रैप म्यूजिक यूज किया है, वो भी सीन टू सीन ट्रांजिशन में। स्काई स्क्रैपर्स दिख रहे हैं और म्यूजिक चल रहा है हे 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 कैप्टन अमेरिका हे हे। वो इतना वियर्ड और सिली लगता है। आई नो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कैप्टन अमेरिका ब्लैक है तो उन्होंने रैप म्यूजिक डाल दिया। आई नो इट्स अ कल्चरल थिंग बट रैप म्यूजिक भी अच्छा हो सकता है। उसमें एक से एक बीट्स होती हैं, सही मौके पे सही तरीके से यूज करते तो अच्छा भी लगता। पर इन्होंने तो रैप म्यूजिक को बहुत ही लेजी वे में यूज किया है। सच में स्काई स्क्रैपर्स वाले सीन में रैप म्यूजिक डाल दिया। मूवी देख रहा हूँ कि यूट्यूब वीडियो पता ही नहीं लग रहा था।
50 सेंट एंड एमिनम आर लिविंग लेजेंड्स, इनसे ही कुछ क्रिएट करवा लेते। पर सच तो ये है कि ये लोग कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को अच्छा बनाना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए इन्होंने कुछ भी एफर्ट्स ही नहीं डाले। म्यूजिक में कुछ अच्छे बीट्स क्रिएट कर सकते थे, पर उसमें तो मेहनत लगती, तो मेहनत तो क्यों ही करनी। और ये फील हो जाता है मूवी देखते हुए कि मूवी का डायरेक्शन बहुत ही वीक है और मूवी की राइटिंग उससे भी ज्यादा खराब है। स्क्रिप्ट में जो डायलॉग्स है उन्हें बस शूट कर लिया। यस, दैट्स वन वे टू शूट अ फिल्म, बट फिल्म मेकर डायरेक्टर्स मीडियम होती है। डायरेक्टर का कुछ तो विजन, कुछ तो स्किल, कुछ तो क्राफ्ट होना चाहिए, पर यहाँ तो डायरेक्टर के पास कुछ भी नहीं है। सच में इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो बिल्कुल ही अननोन है। उनका रेज्यूमे है ही क्या, एक एपिसोड यहाँ डायरेक्ट कर लिया, 2 एपिसोड वहां डायरेक्ट कर लिए, बस यही, दैट्स इट। एंड दैट्स व्हाई ये मूवी टीवी मूवी जैसी फील होती है। एंड आई एम सॉरी सर, यू आर अ वेरी बैड डायरेक्टर। No one will remember you and you will be forgotten. I know कि मैं थोड़ा सा हार्श हो रहा हूँ, but that's true sir। और इस मूवी में 5 राइटर्स हैं। That means कि राइटिंग रूम में एटलीस्ट 20 राइटर्स होंगे। ये तो वही बात हो गई कि पिज्जा बनाने के लिए एक शेफ चाहिए और यहाँ पे 10 है। सो 10 जने मिलके एक पिज्जा बना रहे हैं। कोई कह रहा है ये इंग्रेडिएंट डालो, तो कोई कह रहा है कुछ और डालो, तो कोई कह रहा है ये वो, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अब ऐसे में पिज्जा कैसा बनेगा ये तो आपको पता ही होगा। इन 5 जनों ने मिलकर ये जो बिना सर पैर की खिचड़ी बनाई है ये सच में खाने लायक नहीं है। डायलॉग्स बहुत ही ज्यादा क्लंकी है और जगह जगह पे एक्सपोजिशन डंप है। फॉर एग्जाम्पल, थंडरबोल्ट रॉस की बेटी का नाम बेटी है, ये हम सबको पता है, ठीक है, और ये एक जगह फोटो में दिख भी जाता है। अब जिन्होंने द इनक्रेडिबल हल्क नहीं देखी है या फिर ये मूवी इतनी पुरानी हो गई है तो स्टोरी कैरेक्टर्स याद नहीं है, तो ठीक है, एक बार हमें स्क्रीन पे दिखा दिया कि बेटी रॉस की डॉटर है, बट फिर कई बार ये डायलॉग आता रहता है कि प्रेसिडेंट रॉस की बेटी बेटी है और उसकी अपनी बेटी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। अरे ठीक है सर, समझ में आ गया कि बेटी रॉस की डॉटर है, अब इस बात को कितनी बार रिपीट करोगे। डायरेक्टर्स और राइटर को शो डोंट टेल वाला कॉन्सेप्ट मालूम ही नहीं है। हर एक प्लान, हर एक चीज को बोल बोल के बता रहे हैं और एक बार नहीं कई बार। अब बढ़ते हैं हम अगले नेगेटिव की तरफ, जो कि इस मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है सैम विल्सन एज कैप्टन अमेरिका। अब देखो, मूवी शुरू ही होती है एक्शन सीन के साथ, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका नॉर्मल ह्यूमन से लड़ रहा है। यहाँ पे हुआ ये कि नॉर्मल लोग भी सैम विल्सन यानी कि कैप्टन अमेरिका पे भारी पड़ जा रहे हैं। ये नॉर्मल लोग कैप्टन अमेरिका के हाथ से शील्ड छीन लेते हैं। यार ये कैसा कैप्टन अमेरिका है जिससे अपनी शील्ड ही नहीं संभाली जा रही, ये देश कैसे संभालेगा, लोगों को कैसे बचाएगा। एज अ फैन ऑफ कैप्टन अमेरिका ये सीन मुझे बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल लगा। मतलब ये कैप्टन अमेरिका को इतना वीक दिखा रहे हैं कि कभी वो फाइट से डर के भाग जा रहा है तो कभी कुछ। आई मीन कि ये कैप्टन अमेरिका है? दैट इज नॉट व्हाट कैप्टन अमेरिका सिंबलाइज। यहाँ पे फील होता है दैट ही इज नॉट कैप्टन अमेरिका क्योंकि वो स्टीव रॉजर्स नहीं है, एंड स्टीव रॉजर्स इज कैप्टन अमेरिका। सैम विल्सन इज नॉट माई कैप। स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका इसलिए है क्योंकि ही इज अ गुड मैन who never backs down from the fight. He can do this all day. वो कभी हार ना मानने वाले एटीट्यूड की वजह से कैप्टन अमेरिका है, और सैम विल्सन में ऐसी कोई बात ही नहीं है। और ऊपर से उसने सुपर सोल्जर सीरम भी नहीं ली है, तो उसमें कोई पावर्स ही नहीं है, और इस वजह से ये पूरी मूवी वर्क ही नहीं करती, क्योंकि बिना सूट के सैम विल्सन सिर्फ एक आम आदमी है। यार वो नॉर्मल ह्यूमन से ही नहीं लड़ पा रहा, तो फ्यूचर में जब 2 प्लैनेट्स का आपस में इंकर्जन होगा तो ये अपने प्लेनेट को कैसे बचाएगा, सुपर नेचुरल बीइंग से कैसे लड़ेगा, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग से कैसे लड़ेगा। समय के साथ ये फाइट सीन्स और भी ज्यादा इलॉजिकल लगने लगेंगे। चलो माना कि उसके पास वाइब्रेनियम सूट है, पर वो बूढ़ा होगा, उसकी एनर्जी लो होगी और वो हर जगह सूट पहन के थोड़ी चलेगा। ज्यादातर तो वो नॉर्मल कपड़ों में ही रहेगा, तो उस समय तो उसको कुछ भी हो सकता है। उसका एक नॉर्मल एक्सीडेंट भी हो गया तो भी वो मर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आइजिया जो कि सुपर सोल्जर है वो कूद कूद के व्हाइट हाउस से भागता है, तो सैम विल्सन धीरे धीरे सीढ़ी से उतर के उसके पीछे भागता है, तो वो आइजिया को कैच भी कैसे करेगा ऐसी स्लो स्पीड में। तो ये मैं सिरम नहीं लूंगा वाला कॉन्सेप्ट तो इस पॉइंट पे जाके फंस जाता है, क्योंकि लॉजिकली देखो तो सैम विल्सन को सिरम लेना ही पड़ेगा इन दी एंड, वरना आगे चल के ये कैरेक्टर और भी मजाक बन जाएगा। और ये बात राइटर्स को भी पता है। दैट्स वाई मूवी में सैम विल्सन कई बार ये कहता है कि मुझे सिरम ले ही लेनी चाहिए थी। पता है प्रॉब्लम ये है कि सैम विल्सन को शील्ड मिले हुए कितना टाइम हो गया है, और एंड गेम और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर को आए हुए भी सालों हो गए हैं, और ये अभी भी वही कर रहे हैं कि सिरम लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए।
पता है उसके सीरम ना लेने की वजह से इतनी सारी चीजें इलॉजिकल लग रही है। वो जो लास्ट में हल्क के साथ फाइट है उसमें सैम विल्सन बार बार अपना नैनोटेक वाला हेलमेट उतार देता है। भाई आपके पास कोई पावर नहीं है, हेलमेट पहनने में 1 सेकंड भी लेट हो गई तो हल्क आपके सर का आमलेट बना देगा, और आपके पास तो कोई पावर भी नहीं है, तो आप बचोगे कैसे? और जब आप खुद को ही नहीं बचा पाओगे तो दुनिया को क्या ही बचाओगे? पता है एंड गेम के बाद इन्हें एक मूवी बनानी चाहिए थी जिसमें सैम विल्सन को सीरम भी दे देते, शील्ड भी दे देते, तो शायद सब चीजें वर्क कर लेती। अब आप बोलोगे कि कॉमिक्स में भी तो सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका है, तो भाई कॉमिक्स तो बहुत सारी होती है पर सब अच्छी थोड़ी होती है। थोड़ी रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि सैम विल्सन एज कैप्टन अमेरिका यूनिवर्सली लव्ड नहीं है। सैम विल्सन डजंट वर्क, उसमें स्टीव रॉजर्स वाले गुण ही नहीं है। स्टीव रॉजर्स इज द ओनली कैप्टन अमेरिका। ये तो हो गई सैम विल्सन एज कैरेक्टर और सीरम की बात। अब जरा एंथनी मैकी की बात करते हैं। तो एंथनी मैकी का वो लीड हीरो वाला ऑरा ही नहीं है। आप मुझे उनकी एक परफॉर्मेंस बता दो जिसे देखकर आप इमोशनली मूव हुए हो, क्योंकि मैंने तो उनकी ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं देखी। उनके सारे डायलॉग्स एक ही केडेंस में होते हैं। अरे बीच बीच में पॉज लेना होता है पर वो एक ही लाइन में डायलॉग बोलते चले जाते हैं, विच फील्स वेरी रोबोटिक। पूरी मूवी में ऐसा कोई सीन ही नहीं है जिसमें आप कैप्टन अमेरिका के लिए हुटिंग करोगे। इनफैक्ट 2 ही जगह पे हुटिंग करने लायक सीन है। एक तो हमारे प्रिय मोदी जी का कैमियो, उस पर भी आगे बात करेंगे। उसके अलावा बकी का कैमियो, सच में इससे अच्छा तो बकी को कैप्टन अमेरिका बना देते। वैसे एमसीयू की स्टोरी वाइज बकी एकदम परफेक्ट रहता। और सेबेस्टियन स्टैन का क्या ऑरा है, लव हिम मैन, व्हाट अ पर्सनैलिटी। वैसे भी हम सबको पता ही है कि एंथनी मैकी को कैप्टन अमेरिका क्यों बनाया है। वैसे सैम विल्सन से बेटर तो बकी लगता है कैप्टन अमेरिका, पर स्टीव रॉजर इज परफेक्ट बिकॉज ही इज द कैप्टन अमेरिका। एंथनी मैकी एज कैप्टन अमेरिका बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। विंटर सोल्जर में क्रिस इवांस की क्या पर्सनैलिटी है, टाइट फिटिंग कैप्टन अमेरिका ड्रेस, वी शेप बॉडी, कमर से पतली, शोल्डर्स चौड़े। स्ट्रेट और गे, वी कैन ऑल एग्री कि क्रिस इवांस लुक्स परफेक्ट एंड ही इज अ फाइन एज मैन। वहीं पे एंथनी मैकी ने पूरी मूवी में कैसे बैगी कपड़े पहने हैं, इवन इन द कैप सूट ही डजंट लुक गुड। एंथनी मैकी के कैप्टन अमेरिका से बेटर कॉस्प्ले आपको YouTube पे देखने को मिल जाएगा। ऑफ कोर्स ही लिफ्ट्स वेट, बट स्टिल यार फैट परसेंटेज काफी है उनकी बॉडी में, एंड दोज बैगी क्लोथ्स लुक शिट। सीरियसली आई कैन फील इट कि सेबेस्टियन स्टैन कितने ऑसम लगते एज कैप्टन अमेरिका। छोटा सा कैमियो है सेबेस्टियन स्टैन का और वो लिटरली खा गए सबको। डैम, ही लुक्स सो गुड। तो एंथनी मैकी से अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हॉलीवुड का क्या सीन है, ये क्यों सुंदर लोगों को अब हायर नहीं करते, हॉलीवुड का क्या प्रॉब्लम है। आप नोटिस करो तो हॉलीवुड में एक न्यू ट्रेंड आया है कि अब ये गुड लुकिंग एक्टर्स को हायर ही नहीं करते। अरे हम थिएटर जाते हैं इन गुड लुकिंग एक्टर्स को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए देखने। क्रिस इवांस की क्या परफेक्ट बॉडी है, वी कैन ऑल एग्री। अरे रोजा सेलेजार जैसी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस को हायर करके उनका पूरा रोल ही कट कर दिया। और रोल किसका है मूवी में? वो 4 फुट नथिंग ब्लैक विडो का। ये 4 फुट नथिंग ब्लैक विडो 6 फुट के फुली आर्मर पहने हुए सोल्जर्स को पीट रही है। अरे ये इतना अनबिलीवेबल है ना, सच में। पता है स्कारलेट जॉनसन एज ब्लैक विडो इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि ऑफ कोर्स शी इज वेरी गुड लुकिंग, और ऊपर से वो टाइट लेदर में एकदम परफेक्ट लगती थी। और उनका जो फाइटिंग स्टाइल था वो अपने पूरे बॉडी वेट का यूज करती थी सामने वाले को गिरा के मारने के लिए। पर यहाँ पे ये 4 फुटिया खड़े खड़े 6 फुट के ट्रेंड सोल्जर्स को मार रही है। और इसी मूवी में कैप्टन अमेरिका नॉर्मल बंदों को इजीली नहीं मार पा रहा। शी माइट बी अ गुड एक्ट्रेस, पर इस मूवी में इन्हें कास्ट नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट रोल के हिसाब से तो एक्टर्स को कास्ट करो, या जिम भेजकर एक्टर का थोड़ा फिजिक तो बिल्ड करवा लेते। यार वो दुबली पतली सी छोटी बच्ची लग रही है जो 6 फुट के सोल्जर्स को इतने इजीली मार रही है कि बहुत ही इलॉजिकल लग रहा था और फनी भी। और प्रेसिडेंट थंडरबोल्ट रॉस जो कि आर्मी जनरल रह चुका है, जो खुद 80 इयर्स ओल्ड है, उसने 24 साल की एडवाइजर रखी है। और ये 24 साल की लड़की रॉस की सोल एडवाइजर है। यार ये 24 साल की लड़की क्या ही एडवाइस देगी? आपको नहीं लगता इस पोजीशन पे कोई वेल एक्सपीरियंस्ड इंसान होना चाहिए था? दीज राइटर्स आर रियली नॉट क्वालिफाइड टू राइट अ स्क्रिप्ट। आई डोंट नो हाउ दे आर गेटिंग अ जॉब। देखो ये जो हमने एक्टर्स थोड़े खूबसूरत होने वाली बात कही, इसका मतलब ये है कि एक्टर्स की तो जॉब ही यही है ना, उनको प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए। हम अपने ही जैसे वियर्ड लोगों को देखने थिएटर थोड़ी जाते हैं, हम तो गुड लुकिंग लोगों को देखने जाते हैं ना थिएटर्स में, जो बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। यस ऑफ कोर्स एक्टिंग कम फर्स्ट, बट फिजिकल अपीयरेंस और खुद को बेटर दिखाना, जिम में जाके वेट लिफ्ट करना भी तो जरूरी है। ये कॉमिक बुक मूवीज है, कोई आर्ट फिल्म थोड़ी है। 500 रुपए खर्च करके कोई हम अपने जैसी टेढ़ी मेढ़ी शक्ल वालों को देखने थोड़ी जा रहे हैं।
और रही बात कैप्टन अमेरिका की, तो अगर इन्हें ब्लैक कैप्टन अमेरिका ही बनाना था तो देयर आर मेनी गुड, ग्रेट एंड मोर कैपेबल ब्लैक एक्टर्स लाइक महाशला अली, जोनाथन मेजर्स, माइकल बी जॉर्डन एंड मेनी मोर. एंथनी मैकी इज नॉट अ लीड हीरो मटेरियल, वो एज अ साइड हीरो, एज अ साइड किक ही अच्छे लगते हैं. कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में रीशूट भी बहुत सारे हुए हैं और वो फील भी हो जाते हैं. जैसे वो जो प्रेसिडेंट रॉस पे असैसिनेशन अटैक वाला सीक्वेंस है वो पूरा रीशूट है, क्योंकि पूरा ही सिमिलर है जैसे रियल लाइफ में डोनाल्ड ट्रंप पे असैसिनेशन अटैक हुआ था और लेफ्ट का ये नैरेटिव भी चल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पे ही हमला करवाया है. तो काइंड ऑफ वैसा ही इधर भी दिखाने की कोशिश की है और प्रेसिडेंट रॉस को हेयर स्टाइल भी वैसा ही दिया है, वो बिखरे बिखरे बाल एंड ऑल दैट. वी ऑल नो दैट कि इस मूवी के पांचों राइटर्स और डायरेक्टर बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करके थोड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी और मूवी थोड़ी लाइमलाइट में आ जाएगी. पर बात वही है ना कि रियल लाइफ से पैरेलल खींचने के लिए भी अकल ही चाहिए होती है. इसके अलावा मोदी जी का कैमियो भी है और एक जगह पे वीडियो कॉल पे मोदी जी ऐसी शक्ल बना रहे हैं जैसे वो रो रहे हैं. अब फिल्म मेकर्स ने किया ये है कि आपको पता भी लग जाएगा कि ये मोदी जी है, पर एग्जैक्टली मोदी जी है भी नहीं, मतलब थोड़े से गंजे भी दिखा दिए. दैट मीन्स कि मजाक भी उड़ा लो और लीगल ट्रबल में भी ना फंसो. और सेम ही चीज इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप वाले सीन में भी की है. इसके अलावा मूवी में जानकार्लो एस्पोसितो भी हैं. इन्हें आपने ब्रेकिंग बैड में तो देखा ही होगा और इनका तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये रीशूट है. उनके किसी के साथ डायलॉग ही नहीं है और एक दो जो डायलॉग भी है उसमें फ्रेमिंग ऐसी है कि यू विल अंडरस्टैंड कि ये सब ग्रीन स्क्रीन के आगे हो रहा है. और ये 60 इयर्स ओल्ड एक्टर हैं एंड ही मूव्स लाइक एन 60 ईयर ओल्ड. उन्हें पेड असैसिन बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, थोड़ा यंग एक्टर भी वहाँ पे ले सकते थे. पर बेसिकली इन्हें पता है कि इनकी मूवी में दम नहीं है, तो इन्होंने थोड़े से फेमस एक्टर हायर कर लिए कि शायद इनकी वजह से ऑडियंस थिएटर में आ जाए, क्योंकि वो बस एक पेड असैसिन है. उनके हाथ में गन दे दो एंड दैट्स इट. और मूवी में उनका कुछ रोल ही नहीं है, बस वो आते हैं और कैप्चर हो जाते हैं. अगर वो मूवी में नहीं भी होते तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. और इन्हें रीशूट में ऐड किया है, व्हाई, हु नोज. इन सारे रीशूट्स में प्रॉब्लम यह है कि इन सीन्स को रीशूट इसलिए किया है क्योंकि पहले मूवी की स्टोरी कुछ और थी और वो अच्छी नहीं थी, इसलिए पूरा प्लॉट चेंज करने के लिए रीशूट किया. बट रीशूट के बाद भी मूवी इतनी खराब है तो सोचो पहले कितनी खराब होगी. इस मूवी के इतने सारे सीन्स को रीशूट करने से अच्छा अच्छे राइटर्स और डायरेक्टर ढूंढ लेते तो मूवी अच्छी बन जाती और हम फैंस को मजा आ जाता. सही मायने में देखा जाए तो ये कैप्टन अमेरिका मूवी है ही नहीं, इनफैक्ट ये हल्क 2 है. जी हाँ, 2008 में आई द इनक्रेडिबल हल्क का सीक्वल है, वो भी बहुत बुरी क्वालिटी का. अब ये तो हम सब जानते ही हैं कि मार्वल पे हल्क के राइट्स नहीं है, तो शायद इसीलिए इन्होंने हल्क 2 बना दी कैप्टन अमेरिका के नाम से. कैप्टन अमेरिका को तो इसमें जबरन ठूसा गया है, जैसे मूवी में सेलेस्टियल और एडमेंटियम को. सरल शब्दों में कहा जाए तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड प्रेसिडेंट रॉस के रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के बारे में है. That's it. Everything else is just shoehorned. मूवी शुरू सरपेंट के साथ होती है पर उनके बारे में कुछ दिखाया ही नहीं. प्रेसिडेंट रॉस जापानीज लोगों से एडमेंटियम चुरवाते हैं और फिर खुद ही कैप्टन अमेरिका को भेजते हैं उन चोरों से एडमेंटियम वापस लाने के लिए, और फिर वो एडमेंटियम जापानीज लोगों को वापस कर देंगे ये दिखाने के लिए कि अमेरिका तो जापान का दोस्त है, देखो हम आपका एडमेंटियम वापस ले आए. मूवी में दिखाया है कि सेलेस्टियल बॉडी एडमेंटियम से बनी है और केवल जापानीज के पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे वो सेलेस्टियल बॉडी में से एडमेंटियम निकाल सकते हैं. अब ये सारा एडमेंटियम निकालने का प्रोसेस कैसे होता है ये दिखाने की कोशिश राइटर्स ने बिल्कुल भी नहीं करी, क्योंकि इतनी मेहनत कौन करेगा. तो जब कैप्टन अमेरिका स्टार्टिंग में एडमेंटियम ले आता है प्रेसिडेंट रॉस के गुंडों से, तो प्रेसिडेंट रॉस दिखावे के लिए कैप्टन अमेरिका को व्हाइट हाउस में इन्वाइट करता है. तो कैप्टन अमेरिका कहता है कि मैं एक शर्त पे आऊंगा, अगर तुम आइजिया को भी इन्वाइट करोगे. तो प्रेसिडेंट रॉस आइजिया को भी इन्विटेशन भेज देते हैं. अब आइजिया एक सुपर सोल्जर है और ये हमने 5 साल पहले फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा ही था और उस पे गवर्नमेंट ने एक्सपेरिमेंट किए थे और उसको 30 साल तक कैद में रखा था. अब ये आइजिया जब व्हाइट हाउस जाता है तो ये प्रेसिडेंट रॉस पे गोली चला देता है, क्योंकि इसके दिमाग को तो द इनक्रेडिबल हल्क से सैमुअल स्टन कंट्रोल कर रहा है. तो ये वही विंटर सोल्जर वाली स्टोरी घुमा फिरा के कितनी बार रिपीट करेंगे. एक सुपर सोल्जर जिसे कोई और कंट्रोल कर रहा है, इस वजह से वो गलत काम कर देता है, फिर उसका रिडेम्पशन आर्क, ये सब एक बार दिखा तो दिया, अब क्या जीवन भर यही रिपीट करते रहोगे. और आइजिया पे गन कहाँ से आई ये ना दिखाया और बताया, सो कन्वीनियंट. और सैमुअल स्टन जिन्हें आपने द इनक्रेडिबल हल्क में देखा था, जिन्होंने एबॉमिनेशन बनाया था, और उसी मूवी में उनके लीडर बनने का हिंट भी मिल गया था. तो प्रेसिडेंट रॉस का दिखाया है कि वो बीमार थे और वो सैमुअल को वादा करते हैं कि अगर तुम मेरा इलाज कर दोगे तो मैं तुम्हें कैद से आजाद कर दूंगा. तो सैमुअल उन्हें एक दवाई देता है जिसमें वो धीरे धीरे गामा रेडिएशन बढ़ाता रहता है और धीरे धीरे रॉस हल्क बन जाता है. अब वो रॉस को हल्क क्यों बनाना चाहता था, इसमें उसका क्या फायदा, एडमेंटियम को एक्सप्लोर करना, आइजिया पे गन कहाँ से आई, ये सब बातें बताने की थोड़ी है.
क्योंकि ये 5 राइटर्स इतनी मेहनत थोड़ी कर पाएंगे, इतनी स्क्रिप्ट लिख दी वही काफी है। अब अगर इतना सब कुछ लिखवाना है तो इन्हें 100 राइटर्स लगेंगे, 5 में तो इतना ही मिलेगा। तो इन सब चीजों पे आप भी ध्यान मत दीजिएगा। और रॉस पे असैसिनेशन हमले से पहले वो कैप्टन अमेरिका को एवेंजर्स की टीम बनाने के लिए कहता है, पर बात तो ये है कि अब है कहाँ एवेंजर्स। मल्टीवर्स सागा खत्म होने को आ गई, किसी भी कैरेक्टर को ये दोबारा दिखाते ही नहीं है, कोई बिल्डअप तो हो ही नहीं रहा है। वेयर आर द एवेंजर्स? लीडर का डिजाइन तो बहुत ही बेहुदा है, नॉर्मल कॉमिक्स के जैसा ही दिखा देते तो अच्छा रहता, पर ज्यादा अपनी अकल लगाने के चक्कर में सारी गड़बड़ कर दी। सच में लीडर का डिजाइन तो बहुत ही डिस्गस्टिंग है। स्टोरी के नाम पे कुछ भी लिख दिया है, एडिटिंग में कुछ भी कहीं से कट कर दिया और कुछ भी कहीं पे जोड़ दिया। मूवी में कोई फ्लो ही नहीं है, कितनी सारी चीजें हो रही है पर बस हो रही है। विंटर सोल्जर जैसा बेसमेंट वाला सीन भी क्रिएट करने की कोशिश करी है और बस कोशिश ही करी है, क्योंकि सक्सेस तो इन्हें कहीं पे भी नहीं मिली, क्योंकि सही मायने में इन्होंने कोई एफर्ट भी नहीं डाला है। और एक सीन में लीडर आराम से सैम विल्सन को मार सकता था पर उसने छोड़ दिया। क्यों? प्लॉट आर्मर। वही बेसमेंट वाले सीन में जब लीडर और कैप्टन अमेरिका का फर्स्ट टाइम आमना सामना होता है, वहाँ पे वो कैप्टन अमेरिका को आराम से मार सकता था, इनफैक्ट मार ही देता है, पर फिर छोड़ देता है, कहता है अपने गुंडों को कि जाओ तुम मार लो। वाओ, कितना बढ़िया प्लॉट आर्मर है। सो पूरी मूवी में ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहती है जो इस मूवी को बहुत ही बोरिंग और बिलो एवरेज बनाती है। पता है, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पॉजिटिव है और वो है प्रेसिडेंट रॉस एके द रेड हल्क। पहले जनरल रॉस का कैरेक्टर विलियम हर्ट प्ले करते थे, पर उनकी डेथ हो गई, रेस्ट इन पीस, इसलिए अब रॉस का कैरेक्टर हैरिसन फोर्ड प्ले कर रहे हैं। हैरिसन फोर्ड की परफॉर्मेंस वैसी है जैसी उनकी आजकल रहती है। वो काफी बूढ़े हो चुके हैं और उन्हें अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बट रेड हल्क के सीन इस मूवी में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। लास्ट में जो रेड हल्क का एंगर दिखाया है वो बहुत ही बढ़िया लगा और हम फैंस तो उसको देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। वो बहुत ही अल्टीमेट है। हल्क की प्रेजेंटेशन वाकई में बहुत अच्छी है। जिस तरह से हल्क वो लंबी लंबी जंप लगाता है और वो पूरी तबाही मचाता है, वो देखने में सबसे ज्यादा मजा आया। बस वही है कि सैम विल्सन हल्क को हरा नहीं सकता तो उसको इमोशनल करके कूल डाउन करता है, पर हल्क वाली फाइट अच्छी है एंड ऑफ कोर्स वो सैम विल्सन की वजह से अनबिलीवेबल लग रही थी। और हल्क के सीन्स उतने ही है जितने ट्रेलर में दिखाए हैं, तो ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। और वॉकिन टॉरिस एज न्यू फैल्कन मुझे अच्छे लगे, कई जगह पे काफी फनी साउंड कर रहे थे। इसके अलावा सेलेस्टियल आइलैंड वाला फाइट सीन भी अच्छा है, पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन बहुत ही बेकार और बोरिंग है और ब्लैंड है। सिनेमेटोग्राफी सच में बहुत ही फीकी है, इसलिए मूवी टीवी मूवी जैसी लगती है। तो मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको ये मूवी रिकमेंड करूँ। बाद में डिज्नी प्लस पे देख लेना। तो ये था हमारा रिव्यू कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।